अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आज हम बात करेंगे पाक चाइना तल्लुकात के ऊपर। पिछले दिनों कुछ टीवी चैनल और उसके मतलब काफ़ी डिबेट चलती रही है। आज क्योंकि हमारे साथ मौजूद रहेंगे आमिर अली खान साहब, जो गुडविल एम्बेसडर हैं चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से चाइना में, और उस पर बात करेंगे कि पाक चाइना तल्लुकात में जो नई ये इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है, अमेरिका के साथ ज़्यादा तल्लुकात में गर्मजोशी है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब अमेरिका में हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में हैं। तो कुछ लोग बड़े दूर की कोड़ी लाते हैं कि ये पता नहीं कोई टर्निंग पॉइंट है। दूसरा बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो सऊदी अरब के बाद कतर में कामयाब मुज़ाकरात करके पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन वहाँ से ले के क्या आए हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई कॉन्फ्रेंस में गए थे, पाकिस्तान को मिला क्या है। और तीसरा हम बात करेंगे कि इस वक्त हुकूमत के पास एक ही काम रह गया है, वो ये है कि 26वीं तरमीम करना और 27 के मतलब सोचना, और उसके बाद फिर 28वें के ऊपर यानी बात शुरू कर देना कि अब आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है जिसको आप कह सकते हैं, जो इस हुकूमत का शायद ख्वाब ही है कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में होना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2016 में तरमीम के लिए बिल पेश कर दिया गया है, जहाँ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किसी सिविलियन के ऊपर शक के तौर पर 3 माह तक उसको रेरे हिरासत रखा जा सकेगा और ट्रायल होगा। आगे आगे देखें क्या होता है, उस पर हम हमारे साथ बात करेंगे तो लतीफ़ सराज साहब और जावेद नवाज साहब फॉरेन अफेयर पर बात करेंगे। वेलकम टू द शो। बात का आगाज़ करते हैं आमिर अली खान साहब के पाक चाइना तल्लुकात आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सबसे पहले तस्लीम करने वाले मुल्कों में भी शुमार होता है। और फिर अमेरिका और चाइना की जो नई दुनिया जिसको कहते हैं दरियाफ्त हुई थी दोनों मुल्कों के लिए मोज़े तांग और चौहान लाई के ज़माने में पाकिस्तान की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इससे पिछले दिनों जो वाक़या हुआ है, जो छपा और जो सोशल मीडिया पर भी आया, हाल क्योंकि हमारे वो एक ऐसे मुल्क के मतलब बात करने में एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि आप गुडविल एम्बेसडर हैं। बताइए वाक़या क्या है, और आइंदा चाइना के साथ हमारी दोस्ती में गर्मजोशी है या अमेरिका के साथ ज़्यादा होने जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन वो जो बातें हैं ना, शायद से मीठी बिल्कुल हैं, ऐसे ही है, और ये गर्मजोशी ख़त्म होने वाली नहीं है। स्ट्रेटजिकल ताल्लुकात डेफिनेटली पाकिस्तान और चाइना के बहुत क्लोज हैं। आपके फॉरेन डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हमेशा वहाँ पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे आपके स्टेक ज़्यादा होते हैं। तो आज भी आपके ट्रेड का स्टेक इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी, अब अमेरिका के बाद अब चाइना दूसरे नंबर पे आ गया है, जहाँ पे आपको इस वक्त एक्सपोर्ट की विंडो मिल रही है जो मुस्तकबिल में और बढ़ सकती है। और ये जो हालात ख़राब करने वाले, ये दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दैट हाई एंड टारगेट्स फ्रॉम द चाइना साइड। देयर आर अ लॉट ऑफ चाइनीज पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, बट व्हेन दे टारगेट, दे ऑलवेज टारगेट द हाई एंड। व्हाट इज द हाई एंड? like the engineers especially who are working on the hydro projects। तो ये कैसे है कि वो उनको कैसे पता चलता है पाकिस्तान के और चाइना के दुश्मनों को कि ये जो डेलीगेशन दिस इज द पॉइंट, क्योंकि कराची का जो वाक़या है वो मैं समझता हूँ कि उस पर काफी चाइना ने रिजर्वेशन दिया है कि कौन सा डेलीगेशन किस टाइम के ऊपर जहाज के ऊपर आ रहा है, कहाँ से कौन सी फ्लाइट का नंबर है। रह रही है। देखिए इकबाल साहब, कोई एक नेशनलिटी नहीं है कि सिर्फ चाइनीज पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाइनीज तो रह रही है। मैं आई सॉ लॉट ऑफ जर्मन, फ्रेंच, Americans, UK people, they are walking all around in Pakistan on the street, but nobody is going to hurt them, nobody is going to disturb them, and even the ordinary Chinese. But once there is a high level delegation, it is always on a top target. So ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा कौन करने वाले कौन लोग हैं? सबको पता है कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो चाइना, they are the enemy for China and Pakistan, both side। नहीं, चाइना ने कोई मुतालबा किया कि हम जॉइंट किस्म की एक ऐसी फोर्स बनाएं जो सिक्योरिटी के मेजर को देखे? डेफिनेटली हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग तो है इस मामले में, और बड़ी देर से है, और चाइना को हमारे कंसर्न्स का, हमारे कंसेंसस का बड़ा क्लियरली पता है कि पाकिस्तान के कंसेंसस बड़े क्लियर है। ऑन ग्राउंड नहीं, मसला अगर उनकी सिक्योरिटी के लिए ऑन ग्राउंड ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। वो अगर ऑन ग्राउंड मीन के यहाँ पे चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसीज आ जाएं या इस तरह की कोई बात, पाकिस्तान गवर्नमेंट विल नेवर अलाउ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, एंड आई होप दिस शुड नॉट बी अलाउड आल्सो।
जी जावेद नवाज साहब, यही सवाल आपसे है कि अगर हम उनके ख्याल के मुताबिक जो रिजर्वेशन उन्होंने दिया, बेशक हमारे वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ शख्सियात उनके सफारत खाने का दौरा भी करती हैं और उनको कोशिश करती हैं कि ये आपके और हमारे दोनों के मुश्तरका दुश्मन है, लेकिन बाहर कहीं ना कहीं कोई चीज़ मौजूद है जो पिछले हफ्ते हुई है कि एक उसको आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से इतराज़ आया, फिर हमने उस चीज़ को पसंद नहीं किया, जिस तरह आप कह सकते हैं कि हमने उसका जवाब ज़रूर दिया सफारत खाने बुला के। इनमें असल मसला क्या है, क्या अमेरिका का इन्फ्लुएंस हम पर ज़्यादा आ गया है? और दूसरा साथ ही ज़मीनी सवाल जो मैंने किया था अमर खान साहब से कि जॉइंट किस्म की सिक्योरिटी क्या उनका मुतालबा है और क्या ये फिजिबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्कों के ताल्लुकात और कौमों के ताल्लुकात जो हैं वो छोटे छोटे वाक़यात से मुतासर नहीं होते हैं। ये सैकड़ों सालों की एक आपकी कमाई होती है और आपका एक इन्वेस्टमेंट होता है जिस पे आपके ताल्लुकात बनते हैं। ये ख़बर जो फैलाई गई पाकिस्तान के मीडिया में कि चाइनीज़ एम्बेसडर ने या चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कोई रिमार्क्स दिए, मेरी आज भी गुफ्तगू हुई चाइनीज़ एक दोस्त से, उसने कहा कि ये एग्जेक्रेटेड है। ऐसी बात नहीं थी, प्लांटेड है, प्लांटेड भी है और उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो एग्जेक्रेटेड है। इसका मतलब एग्जेक्रेटेड का ये है कि कोई इशारा हुआ, हमने उस इशारे को पहाड़ बना दिया। नतीजा ये हुआ कि उससे ताल्लुकात में एक नहीं, हमसे क्या मुराद है? मसलन ये कि फॉरेन ऑफिस ने, हमने तो नहीं बनाया, मीडिया ने बनाया। नहीं, मीडिया कैसे, जब उनकी तरफ से आया तो इन्होंने उस चीज़ का क्या बुलाया तो सही ना किसी को। देखिए, जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि जिस वक्त ये मीटिंग हुई जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ चाइना मौजूद थे वारा, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई रिमार्क्स दिए जिसके जवाब में उन्होंने हल्की सी बात की। ओके, अब वो बात प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में आके रिवील नहीं की, वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने रिवील नहीं की, वो जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, ज़ाहिर बात है कि उसमें मीडिया के लोग भी होंगे, कोई डिप्लोमेट भी होंगे, वो उन्होंने रिवील की और उसको एग्जीक्यूट करके सामने लाए। नतीजा ये हुआ कि एक तलखी डेवलप होने वाली थी जिसको बहुत मुश्किल से रोक लिया गया। अब बाकी दूसरी बात वो एक खबर एग्जीक्यूटिव आप इस पर अपना नोट दीजिए कि चाइना, आप देख रहे हैं कि हम चूँकि ये तो बाकायदा तौर पर रेलेवेंट पीपल हैं जो बात कर रहे हैं, और बाकायदा आप यहाँ बैठ के क्या स्मेल करते हैं कि हमें दिन ब दिन कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कोई ख़ास मुल्क हमें ज़्यादा यानी डोमिनेट कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफारती अदाब होते हैं और सफारती अदाब के तहत मुख्तलिफ़ सफारत खानों के लोगों को मुख्तलिफ़ औकात में अपने सफारत खाने बुलाया भी जाता है और इसी तरह से बाज़ औक़ात एहतजाज भी होते हैं। ये जो बात है कि बुलाया नहीं गया और ये बात नहीं हुई, ये बिल्कुल हुई है और बुलाया भी गया है, और वहाँ पे जो बातें हुई हैं वो मीडिया ने अपने अपने अंदाज में पेश की हैं। लेकिन क्या इस बात को आप किस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं कि हम अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहकर चाइना से दोस्ती बढ़ा लेंगे? अमेरिका हमें डिक्टेट करता है और अमेरिका जो है वो हमारी एक एक हरकत को नोट करता है और हमारे जो अल्फाज निकलते हैं, हमारी जो हरकत व सकनात होती हैं, अमेरिकन उस पर गौर करते हैं। अगर हम अमेरिका के बहुत ज़्यादा असर में नहीं है तो फिर चाइना पाकिस्तान को चाहिए कि ईरान से अपना तेल ले ले, कितना आसान काम है, और अपने तल्लुकात को आगे बढ़ाए। अमेरिका को खुश करने के लिए अगर मेरा वज़ीर आज़म इस वक्त अमेरिका में बैठा हो, सर साहब, इस वक्त कुछ लोग जिस तरह पाकिस्तान का मीडिया कोई चीज़ें वो ऐसी फेंक देता है, यानी आप फीलर कह रहे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर उस कॉन्फ्रेंस में गए हैं और वहाँ मुलाकात क्राउन प्रिंस से हुई है, मोहम्मद सुलेमान से। उसी वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब अमेरिका मौजूद थे। ये किस चीज़ का इशारा आप समझ रहे हैं? नए इलेक्शन जो
अमेरिका में हो रहे हैं कि हम ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम असल में ये चाहते हैं कि नए इलेक्शन आने से पहले हम अपनी कोई लॉबी क्रिएट कर लें वहाँ पर और उसको आगे लेकर चलें। ये जो आप कहते हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक में घूम रहा है, सऊदी अरेबिया या दीगर ममालिक जो हैं वो अमेरिका का परतो है। जावेद नवाज साहब, इसी पर आपने बात करनी है कि क्या हो रहा है, क्योंकि इस वक्त कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रंप जो इंतज़ामिया है कुछ खुश फहमी में थे कि पाकिस्तान में कोई ना कोई चेंज आ सकती है, लेकिन उसी दौरान ये जो एडवेंचर हो रहा है, यानी आप देखें कि मोहम्मद बिन सुलेमान ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से, और ये कोई सफारती काम चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, बात यह है कि कौमों के और मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बेस करते हैं। सऊदी अरेबिया अमेरिका का सबसे अहम अलाई है मुसलमान मुल्कों में, और इस पूरे खत्ते में सऊदी अरेबिया जो है वो उनका सबसे बड़ा अलाई है। पाकिस्तान भी अलाई है। अगर आप समझें कि मिलिटरी हमारे चाइना के साथ उतने ताल्लुकात नहीं हैं जितने हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं। जनरल हमीद गुल साहब ने एक दफ़ा बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ नहीं बनता जब तक वो अमेरिका का दौरा करके नहीं आता, ब्रिगेडियर से आगे नहीं जाता। ये तो उन्होंने तो ये कहा था, ब्रिगेडियर से आगे नहीं जाता कोई शख्स भी जब तक अमेरिका उसकी मंजूरी ना दे। जो बात मुझे उन्होंने कही वो चीफ की थी। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो नया पैटर्न अमेरिका में आएगा उसमें दो बिल्कुल मुतहारिब ग्रुप हैं। एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारे लोग जो हैं इनके डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एक ताल्लुक राब्ता रहा है हमेशा से। ट्रंप एक नई मखलूक है जो इस मैदान में आई है और उसके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग ना थी और ना होने वाली है। लिहाजा सिनेरियो ये बन रहा है कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिसमें आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके साथ हमारा जी अहमद साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं? सर, मेरा ऑब्जर्वेशन ये कि जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं ये पर्सनालिटीज पे बेस नहीं करते, बकायदा बेस करते हैं। ये लफ्ज तो मेरा ख्याल है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त करते हैं। होते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी के, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के, आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी के। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और चाइना हैव नेवर स्टॉप पाकिस्तान के, वो चाइना अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका के करीब ना जाए। वो कहते हैं यू हैव टू प्ले वेरी डिप्लोमेटिकली, आपको पूरी दुनिया से रब्ता करना है। चाइना तो ईरान के साथ भी बिजनेस कर रहा है। उसने $475 बिलियन की जो डील की है वो नेक्स्ट 25 इयर्स जो अगेंस्ट ऑयल है, और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनको परफॉर्म किया जाएगा। अगर पाकिस्तान भी कोई ऐसा फॉर्मूला ले आता है जिसमें डी डॉलराइजेशन हो तो आप ईरान से ऑयल ले सकते हैं। और इस दफा ना सिर्फ SCO बल्कि ब्रिक्स दोनों की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट थी वो डी डॉलराइजेशन की तरफ ही थी कि आप तो अफगानिस्तान मेंबर बन गया ना। अफगानिस्तान ऑब्जर्वर है, अभी भी ऑब्जर्वर है, और इस दफा अफगानिस्तान को किक आउट किया इस SCO कॉन्फ्रेंस में कि SCO में किसी भी तंजीम में जब आप शामिल होते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपको उसे फॉलो करना पड़ता है कि जी आप में लिटरेसी रेट ये बढ़ाएंगे, आप टूरिज्म के लिए काम करेंगे, कल्चर के लिए काम करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए काम करेंगे, टेक्नोलॉजी। जब वो कहते हैं कि आप इन पैरामीटर्स पे पूरे नहीं उतरते तो यू आर एन ऑब्जर्वर। हम अच्छा, आपने खुद ही बात छेड़ दी है, शंघाई जो तावन तंजीम का इजलास हुआ है उसमें अफगानिस्तान को शामिल अगर हम करना चाहते तो क्या नहीं कर सकते? ये देखेंगे, ऐसा नहीं है। काउंसिल के ना एक बाय एंड लॉस है और उसके अंदर ना 9 चीजें आइडेंटिफाइड हैं कि यहाँ पे क्या काम होना है। इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, टेक्निकल एजुकेशन, टूरिज्म। मुआशरत उनकी हमसे बेहतर है, उनका डॉलर हमसे सर, वो उनका डॉलर देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। उनकी डॉलर की डिपेंडेंसी किसी और तरह की है। ये जो लोग ये बातें करते हैं, कोई इकोनॉमिस्ट बात करता है, वो मुझसे आके बहस कर ले। अफगानिस्तान का अच्छा, कौन सा बैंक है जो अफगानिस्तान हमारा एक क्लास बैंक के तौर पे पेश किया जा सकता है? हमारे जावेद साहब यहाँ पे बैठे हैं, सीनियर जो है वो सफारतकार हैं, वो आपको इस बारे में बताएंगे कि ऐसा नहीं है। वो अपने पैसे कहां से कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज ऑल इज अ ब्लैक मार्केट। वो जो जनरेट, चाइना कंफर्टेबल है, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना में डेवलपमेंट भी कर रहा है। सर चाइना बिल्कुल कंफर्ट, आपको किसने कहा है?
बिल्कुल नहीं है। एक वाखान की पट्टी, मेरे अभी चाइनीज डेलीगेशन वापस गया है, कल वापस गए हैं, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए, हालांकि अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है चाइना के साथ, तो वो वहां से क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, लास्ट ज़्यादा ये बता दें, इसी पर अगले अगले सवाल की तरफ जाना है कि जो IMF का मुतालबा जो छपा और जो हमने सुना टीवी चैनल के ऊपर कि CPEC का फेज़ 2 है, जो इंडस्ट्रियल जोन है, उसमें से काफ़ी चीज़ों को उन्होंने कहा कि इसको कम करें। जी बिल्कुल, ये खबर आई और कल मेरी चौधरी शाफे हुसैन जो मिनिस्टर हैं उनके साथ मीटिंग थी चैम्बर में, तो हमने ये क्वेश्चन रेज किया कि आया ऐसी कोई बात है तो आप हमें पिक्चर पे लेके आए, आप हमें हाईलाइट करें। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली हमें कहा कि उसके साथ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले बैठे थे कि हमें इस बारे में कोई रिजर्वेशन या कोई चीज ऐसे नहीं आई, हम SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे वैसे ही। अच्छा जवेद साहब, वन लाइन करेंगे, आगे सवाल करें। ये जो आमिर खान साहब कह रहे हैं, IMF का मुतालबा CPEC के मुतल्लक, यानी जाहिर है उन्होंने हमें पैसे देने हैं, रिजर्वेशन तो है कि ये आप अनप्रोडक्टिव है, ये फेज़ 1 है, आपने ये पहले पैसे कहाँ लगाए, और उसमें उन्होंने को अपनी रजा तो दी है ना। देखिए, बात यह है कि 2016 के बाद पाकिस्तान में CPEC पे कोई काम नहीं हुआ, नहीं होना, उसकी कोई काम नहीं हुआ नहीं। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट बनने थे, जब एक कंसीव करते हैं आप नया प्रोजेक्ट, एक नई फिलोसफी कंसीव करते हैं, तो पहले 3 साल में काम हो जाता है। हमने उसको डिले कर दिया। अब मैं बताता हूं कि चाइनीज भी इस वक्त उससे खुश नहीं है हमारी परफॉर्मेंस से। बाकी रहा IMF का, तो IMF की तो जो उसको प्रोटोकॉल दिया गया है वो यही है कि CPEC को मजबूत ना होने दिया जाए। अच्छा, आप जवेद साहब बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है शंघाई तंजीम के बाद, उससे पहले मलेशिया आया, वज़ीर-ए-आज़म साहब आए, कितनी सक्सेस हुई है हमें ये इतनी कॉन्फ्रेंसें करके और कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करके कि पाकिस्तान में जब वापसी हुई है तो पता चला कि PIA को तो सिर्फ 10 बिलियन की बिड आई है, वो भी एक ही आदमी है, ये कंपटीशन तो है ही नहीं। और यहाँ ये भी है, ये कल शायद फिर सवाल दोबारा उठ जाए कि जो इसमें करता धरता है, जो प्राइवेटाइजेशन के ज़ाहिर फेडरल मिनिस्टर हैं, जब ये बिड होती है तो बिड का तो छोटे छोटे लेवल पर भी कार्टल बन जाते हैं कि आप बिड दे दें, सारे उसको पीछे हट जाते हैं। क्या 10 बिलियन रुपया जिसकी उन्होंने इसका लगाया है और 85 बिलियन रुपया की उन्होंने रिजर्व प्राइस रखी है। 85 बिलियन के तो 85 प्लाट आप बेच के पैसे ले सकते हैं। कराची में अरब रुपये का प्लाट है, लाहौर में भी अगर नेशनल इंटरेस्ट है तो ऐसी प्राइम लोकेशनों को बेच दें। ये हल नहीं है, कुछ मुझे बताइए। देखिए, बात यह है कि ये सारा जो कुछ हो रहा है ये चंद लोगों की मुनाफली है, वो आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये दुनिया में सिनेरियो बदल रहा है। शायद साहब, एक ज़माना था कि सऊदी अरबिया एक अमीर मुल्क था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले गरीब मुल्क थे। आज की स्टेटिस्टिक देखें कि इंडिया की रिजर्व जो है वो 688 बिलियन है, सऊदी अरबिया का 455 मिलियन है। ऐसा ही, ठीक है। जिस वक्त सऊदी अरबिया का मोहम्मद बिन सुलेमान इंडिया आया तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हालांकि हम उससे नफरत करने के लिए कहा गया है हमें, उसने उसको सामने एक साइन बोर्ड दिखाया, उसमें लिखा था कि सऊदी अरबिया की एक्सपोर्ट जो है ऑयल की वो 180 बिलियन है और सिर्फ IT की जो एक्सपोर्ट है वो 199 बिलियन उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। नतीजे एक सूबे से केरला से नहीं, बेंगलोर से। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया का सिनेरियो बदल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं 3 बिलियन लेके, बहुत खुश हैं। सऊदी अरबिया ने 2.2 को 2.8 कर दिया, बहुत खुश है। 2.8 किया है। ये 5 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानीज 5 दिन में दे सकते हैं अगर पाकिस्तान की हुकूमत उनको ये यकीन दिला दे कि आपके पैसे हम साइफन आउट नहीं करेंगे। आप अफगानिस्तान की बात कर रहे थे। अफगानिस्तान दुनिया में पठान पैसा दुनिया में कमा के अफगानिस्तान ले जा रहा है, पाकिस्तानी दुनिया भर में पैसा कमा के बाहर ले जा रहे हैं। मैं एक भी पाकिस्तानी को नहीं जानता जो दुनिया में पैसा कमा रहा हो और वापस पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा हो। ये हमारी ट्रेजेडी है। ये अपना सराज साहब, आप देखें कि मैं तो हैरान हूँ कि जो भी है पाकिस्तानी कौम के सामने किसी से पूछा ही नहीं, 1 बिट ब्लू वर्ल्ड की, और ब्लू वर्ल्ड 26 किलोमीटर या 27 किलोमीटर की हाउसिंग स्कीम बन रही है। इसीलिए तो ये समोग है क्योंकि बने कोई नहीं कर रहा।
अब आप देखें उन्होंने वन बिड दिया और जाहिर है उसके पीछे कई लोग होंगे, उसके पार्टनर जो बिहाइंड द कर्टन होंगे। अब 85 बिलियन का PIA का रिजर्व रखी हुई है। मैं तो कहता 85 भी कुछ देना चाहे दे सकता है। आप मलिक रियाज को कह दें बाहर से बुला के 85 प्लाट भेज देगा, ये लाहौर में और भी कई बंदा भेज देगा। या गवर्नमेंट की अपनी कई ज़मीनें हैं जो प्राइम लोकेशन पर है, DH के हेर एंड देर, 85 अरब रुपए के PIA हम बेच रहे हैं। क्या हो रहा है हमें? इतने का तो हम जहाज एक खरीदना चाहे वो इतने का नहीं नहीं आता। मिलता, और हम पूरे का पूरा जो है वो पूरा सिस्टम बेच रहे हैं। असल में पाकिस्तान बराए फरोख्त का जो बोर्ड था वो हमने चस्पा कर दिया है, और हम कहते हैं कि हमारी हुकूमत रहनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान अल्लाह इसको बहुत तवालत दे, इनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान रहे ना रहे, लेकिन हमारी हुकूमत रहे और हम कहीं ना हर जाएं। सूरत हुकूमत चाहिए, और हर सूरत पे इनको हुकूमत चाहिए। इनको यहाँ पर अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट लानी पड़े, इनको यहाँ पर पाकिस्तान के अदारों को बेचना पड़े, पाकिस्तान के एसेट्स को बेचना पड़े। ये अपनी हुकूमत किसी तौर पर गंवाना नहीं चाहते। और ये जो अभी ये ड्रामा हो रहा है कि प्राइवेटाइज करने का, क्या इतना ही ज़रूरी है? क्या फ्री देने पे आप तो लोग बैठे हुए हैं? ये जो तरीक़ेकार वो है कि हम कह दें कि ये मेरे पास एक 100 रुपया है, लेकिन मैं इसको 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ। ये एक अजीब सी सूरत हाल है पाकिस्तान में। अमर साहब आपकी तरफ आता हूँ। जावेद साहब, ये बताइए कि कतर में जो उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर पाकिस्तान, हमारे कौमी हीरो, मेरे लीडर, वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ उन्होंने बड़ी कॉन्फ्रेंसें की हैं इन्वेस्टर्स के साथ। पाकिस्तान में किस किस्म की इन्वेस्टर, आप तो वहाँ रह के हैं, कौन सी आ रही है? पाकिस्तान की हुकूमत को आज तक ये पता ही नहीं चला कि इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए। मेरे दोस्त हैं अनवर इब्राहिम, मैंने आपके एक प्रोग्राम में बताया भी था, हमारे साथ वो अमेरिका में इकट्ठे स्टूडेंट थे, लाहौर में वो रहे। इत्तेफाक की बात है कि अनवर इब्राहिम 1 साल तक लाहौर में रहे, जैलदार पार्क में, मौलाना मौदूदी के घर में। जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आया, उसके साथ एक डेलीगेशन था। हमने कहा कि हमने मलेशिया से ताल्लुकात बढ़ाने हैं, और क्या करना है, हम गोश्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, हम सब्जियां एक्सपोर्ट करेंगे। आप देखें कि इस वक्त दुनिया की जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो सेमी कंडक्टर है। दुनिया में 980 बिलियन डॉलर की मार्केट है। उस मार्केट में बेहतर हिस्सा एक छोटा सा मुल्क है ताइवान, उसके पास है। 50 कंपनियां इसमें मलेशिया में हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। सऊदी अरेबिया ने $1 बिलियन वक्फ किया है कि वो दुनिया से कुछ हासिल करे और सेमी कंडक्टर में काम करे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये शायद मालूम नहीं है कि ये भी कोई इंडस्ट्री है। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने मेरे एक दोस्त को बताया, मेरे साथ ज़ाती बात नहीं हुई उसकी, कि हम समझ रहे थे कि हमारे साथ कोई जॉइंट वेंचर करेंगे जिसमें पाकिस्तान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। हम 1.32 बिलियन का मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ तक कि हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा भी नहीं कि आप इसमें कोई MOU कर लें। ये बदनसीबी है। हम कतर जाते हैं, वहाँ भी हम यही करते हैं। हम सऊदी में भी जाते हैं, वहाँ जो लोग इन्वेस्टर वहाँ मिले हैं, बड़ी उन्होंने खाने शाने भी खाए हैं। पाकिस्तान में किस किस्म की इन्वेस्टमेंट, ये तो बताया ही नहीं गया। वो जब आएंगे तो कौन सी इन्वेस्टमेंट या किस फील्ड में करेंगे और हमसे वो क्या चाहेंगे, कौन सी हमारे पास कौन सी चीज़ है। वो शंघाई तंजीम में अभी तक ये पता नहीं चल सका कि उसमें हमारी सक्सेस क्या हुई। इकबाल शाह साहब, बेनज़ीर साहब आप मस्कत तशरीफ़ लाई थी, उन्होंने मुझसे पर्सनल रिक्वेस्ट की कि शेख सऊद बिन अली अल खलीली जो वज़ीर तालीम भी हैं और आई टाइकून भी हैं, उनसे मिलना है। मुलाकात हुई। बेनज़ीर साहब ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप $500 मिलियन पाकिस्तान इन्वेस्ट करें। उसने कहा कार मसालन, उसने कहा आप मोहतरमा कोई फिजिबिलिटी लाई है। इन्होंने सरदार आसिफ अहमद अली जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, उनसे पूछा कोई फिजिबिलिटी है। उसने कहा नहीं। शायद तो लेके कोई नहीं गए, नहीं जाके गए। उसने मुझे पूछा कि आप फिजिबिलिटी लेके क्यों नहीं आए, तो आसिफ अहमद अली साहब अल्लाह मरहूम को मग़फ़िरत करे, उन्होंने कहा कि इट टेक्स लॉट ऑफ मनी, इट नीड्स लॉट ऑफ मनी टू मेक ए फिजिबिलिटी। उन्होंने कहा कितने, उसने कहा $50,000। उसने कहा कि यू वांट मी टू स्पेंड $500 मिलियन एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड $50,000। और वो मीटिंग चाय पी के ख़त्म हो गई। ये बदनसीबी है कि हमारे यहाँ लोगों के पास विजन नहीं है। आमिर अली खान साहब, एक तो बताइए जो सेमी कंडक्टर ज़रा इसका एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ दिस, और दूसरा
कि मलेशिया से शंघाई ताउन तंजीम से लेके वज़ीर-ए-आज़म के दौरान सऊदी अरब और कतर हासिल क्या किया, जबकि हम PIA को 10 बिलियन इस वक्त बिड आई है, चीज़ें बिक भी नहीं रही। जी पहले मैं PIA की बात कर लेता हूँ। PIA के लिए एक बिड इससे पहले आई थी, चाइना की एक डोमेस्टिक एयरलाइन थी जो उनके एक प्रोविंस की है, हाइनान एयरलाइन की। हाइनान एयरलाइन के 700 प्लस जो है जेट्स थे और बड़ी ग्रोइंग एयरलाइन थी, दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड। देखिए इसमें बिड नहीं होती, आप एज एन इकोनॉमिस्ट सोचें कि ये प्लॉट और बिड का मैटर नहीं है। आपका PIA एनुअली जो डेफिसिट शो कर रहा है दैट इज मोर देन 250 बिलियन और समथिंग लाइक दैट, या 300 बिलियन, क्योंकि दो इदारे ऐसे हैं जो मिलके 500 प्लस बिलियन के डेफिसिट में जा रहे हैं और मुसलसल डेफिसिट में जा रहे हैं। इसको निकालने का देखिए पूरी दुनिया में तरीकाकार होता है। अगर दुनिया में इंडिया ने अपनी एयरलाइन को प्राइवेटाइज किया है, टाटा को बेची, इसमें बास औकात आपको लाइबिलिटीज देखनी पड़ती है कि लाइबिलिटीज क्या है। हम ये ना देखें कि 19 ऑपरेशनल जहाज है, नो, उसके साथ आपके 700 पायलट है, उन 700 पायलटों के साथ आपने क्या करना है। आपके 19 जहाजों का मसला नहीं है, उन 700 पायलट्स और एक हमारे एवरेज जहाज के ऊपर 600 बंदे का लोड है। नहीं, क्या कानून IMF की इजाजत नहीं देता कि कोई अदारा खत्म हो रहा है तो उसको निकाल दिया जाए? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना कि हमने किए नहीं हुए, अब हमें गोल्डन हैंडशेक देने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जबकि लुफ्थांसा के एक प्लेन के ऊपर 44 के क्रू का लोड है, ये इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड है कि आपने जहाजों के ऊपर जो आपके क्रू का लोड है वो उन जहाजों की कैपेसिटी से 1500 टाइम्स ज्यादा है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी रेट पे बेचनी है, इसे बेच के जो एक मुसलसल डेफिसिट है पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो हम अपने पॉकेट से दे रहे हैं, वी हैव टू पे इट ऑफ। हम इसे एक दफा क्लियर करें। इंडिया में टाटा ग्रुप ने इंडियन एयरलाइन को खरीद लिया है और वो भी नॉर्मली बड़ी नॉर्मल सी प्राइस पे गई है, बहुत नॉर्मल सी प्राइस पे, जिसमें कोई खास पैसे इंडिया गवर्नमेंट की जेब में नहीं गए। लेकिन साथ ही उन्होंने 200 जहाजों का, बोइंग जहाजों का और एयरबस 200 उन्होंने नए ऑर्डर प्लेस कर दिए, जो कि आप देखें कि एकदम उनकी एक्टिविटी शुरू होगी। इसे हमें एक और प्रोस्पेक्टिव में देखना चाहिए। लेकिन आपने जो जावेद साहब ने और आपने बड़ा क्वेश्चन रेज किया, ताइवान एक छोटा सा मुल्क है, ताइवान की कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ये कोलैबोरेशन में है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और फॉक्सकॉन की। दुनिया की 80% वेफर्स और चिप्स सिर्फ ये एक कंपनी बनाती है, दुनिया की पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके मुकाबले में कोरिया का जो बजट है, कोरिया का बजट बहुत अप है। कोरिया अपनी GDP का 5.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं। हम लोग अपनी जो टोटल बजट है उसका 0.16% अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं। चाइना ने लास्ट ईयर $44 बिलियन किया है माइक्रोचिप्स और वेफर्स को डेवलप करने के लिए। यानी वो मुल्क इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम दूर ना जाएं, गुजरात में प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है $4 बिलियन का, जो कि इंडिया का एक इनिशिएटिव है कि वो भी माइक्रोचिप्स और इन चीज़ों को लोकली असेंबल करना चाहता है। आपकी पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो सेमीकंडक्टर पे बेस करती है। आज अगर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वहां से अपना हाथ निकाल ले, फॉक्सकॉन अपना हाथ निकाल ले, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन वहां से अपना हाथ निकाल ले, तो पूरी दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो इनकी प्रोडक्ट के बगैर चल ही नहीं सकती। अच्छा, ये तो आपकी जावेद नवाज साहब की और आपकी ये जाहिर है जो सेमीकंडक्टर तो हमें पाकिस्तान की हुकूमत ने शायद पहले दफे सुना हो ये नहीं, अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक मैंने न्यूज सुनी कि जी वी वांट टू मेक, ये एक मेरे एक्स वजीर थे, उनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा जी हम सिलिकॉन वैली डेवलप करना चाहते हैं। मैं कहा कहाँ? कहते रशागई में। मैं कहा सर आपको पता है सिलिकॉन वैली के लिए आपको कितना वाटर चाहिए, कितनी वाटर मैनेजमेंट चाहिए? वो हौसिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। कहते वो सोसाइटी मैंने जब उन्हें बताया कि आपको इतने 1000 गैलन पानी फ्रेश वाटर चाहिए इसकी प्रोसेसिंग के लिए, और इसलिए जब भी सिलिकॉन वैली बनती है वो हमेशा सर बनती है कोस्टल एरिया में। तो हमें ये समझना चाहिए हम पेशावर में जो है वो सिलिकॉन वैली बना रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि हमने जो शंघाई तंजीम और इससे पहले मलेशिया और चाइना भी आए,
और अब वज़ीर-ए-आज़म दौरे भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आई है? जी बिल्कुल, आई एम वेरी होपफुल। इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट डिफरेंट एरियाज में आ रही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल्स बना के देने की ज़रूरत है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी किसी गवर्नमेंट को इनवाइट करना है कि आपने किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, एमओयू के अलावा MOU stand for nothing. It's a memorandum of understanding. Understanding means it's a piece of paper. Unless it get executed, आप MOU को कुछ भी इस वक्त तक हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी आई है? कोई वैसे मुआहदे हुए हैं या किस फील्ड में हुए? नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट के मुआहदे हुए हैं जी। इट्स लाइक $3.2 बिलियन की हमारी जो डील कतर के साथ भी हुई है, उसमें आपको गुड रिजल्ट्स, और वो ज्यादातर बाय प्रोडक्ट्स की है, और उसके आपको गुड रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। शुक्र है कि बड़ी देर बाद अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $3.2 बिलियन की भी कतर कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस मार्क है। और इंटरनेशनल इंडिकेटर्स आप देखिए, फिंच और दूसरा जो इदारा है मोडिस, उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज डेली एक बैरियर को क्रॉस कर रही है। एक पॉइंट का मतलब भी 25 करोड़ है, और रोजाना कितने 100 पॉइंट आप जंप कर रहे हैं। तो ये जो जंप कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से तो आ रही है। और लास्टली मैं एक बात कहूंगा, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो आपको कुछ और बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है। हमने एक सवाल और की तरफ जाना है, लेकिन वन लाइन ये बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज जो 90 तक चल रहा है, तो नीचे लोगों का रोजगार कोई नहीं है। सर देखिए, ये रोजगार आएगा, ये चीजें एक ही दिन में नहीं आती। आपकी सर नहीं, देखिए मैं एक लास्ट बात कहूंगा, आपकी जो महंगाई की परसेंटेज थी वो 2 साल पहले 38% थी, आज वो सिंगल डिजिट में नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात हम नहीं मानते, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, एक ट्रॉफी होस्ट की 1 रुपए की 5 रुपए की हो गई है, और चीनी या 60 रुपए से 150 रुपए हो गई है। मैं आपको चावल का रेट बता सकता हूँ, घी का रेट बता सकता हूँ। वो स्टैटिस्टिकल डिवीजन जो है वो 100-200 वो तो हमारा डॉलर डेप्रिशिएट हो गया सर। वो तो हमारी जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो यही कहते हैं जी डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। आगे चलते इसरार साहब, अब आते हैं अपने पाकिस्तान की तरफ, जो और भी दुख हैं ज़माने में, लेकिन टाइम बहुत कम है। ये बताइए कि इस वक्त जो हुकूमत की जो हवास खोए रहे हैं कि ये करना चाहिए, कैसे हुकूमत चले, और वो 26वीं के बाद 27वीं 28वीं सुना रही है, लेकिन आज उन्होंने पुट कर दिया है, जो उनका रोमांस और ख्वाब था कि जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम करनी है, वो ये है कि सिविलियन का ट्रायल वो फौजी अदालतों में होगा, और दहशतगर्दी पर किसी पर अगर शक है तो वो 3 महीने के लिए उसको हिरासत में रखा जा सकेगा। इस पर थोड़ी रोशनी डाली आज माहिर कानून कि ये आदमी तो इस 16 में तो ये था कि 8 दिन में सज़ा हो जाएगी, तो जाएगा कहाँ फिर वो? इस वक्त सूरत हाल ये है कि टारगेट ये नहीं है कि पाकिस्तान में बेहतरी आए, आवाम तक कोई फ़ायदा इसका पहुँचे या ना पहुँचे। वो है ये हमारा हरीफ है, जिससे हमें शिकवा है, जिससे हमें शिकायत है, उसको किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसको ख्वार कर सकते हैं और उसको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं। ये सारी की सारी जितनी भी ये अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, जितनी भी तरमीमात लाई जा रही हैं, इनका सारे के सारे के एक ही मकसद है इस वक्त। तो ये है कि मैं नाम लेता हूँ कि PTI के कारकुनान को किस तरह से हम कैदोबंद में रख सकते हैं। और अगर हम कहते हैं सिविलियन जो हैं, तो क्या हमने TTP और इस तरह के दहशतगर्द तंजीमों से मुज़ाकरात नहीं किए, उनके बंदे नहीं छोड़े, और बल्कि बंदे छोड़े और उन्होंने छुड़ाए, अपने हमारे रिहा किए। अगर हम दुश्मनों से बात कर सकते हैं तो अपने लोगों से क्यों नहीं? यही तो बदकिस्मती है, हम दुश्मनों से बात करने के लिए तैयार है, अपनों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। जावेद नवाज साहब बहुत क्विकली बस इस पर अपना स्टांस है। देखिए, मेरे सामने तो एक वाक़या हुआ सुल्तान, आपको पता है कि ओमान के अंदर इंसर्जेंसी थी जिसको रशिया सपोर्ट कर रहा था। सुल्तान काबूस ने सफ़ेद चादर बिछाई और कहा कि जो आदमी मेरा मुखालिफ है इस पर आगे बैठ जाए। अच्छा, वाह। बहुत से लोग बैठ गए। उसने कहा अपने प्रॉब्लम बताओ। सब ने कहा तरक्की चाहिए, आज़ादी चाहिए। उसने कहा ग्रांटेड। जो उनका लीडर था उसको कहा कि तुम कल से वज़ीर होगे। उसका नाम था यूसुफ अलवी, जो पिछले 2 साल पहले तक 40 साल वज़ीर रहा। जो अब्दुल करीम हरमी था डिप्टी लीडर, उसको कम्युनिकेशन का वज़ीर बना दिया। ये तरक्की का राज है, ये तरक्की का राज है। सारी कौम को उसने इकट्ठा किया। उसने कहा आज के बाद आप में से कोई ओमान दुश्मन नहीं है और आपके बाद काबूस का कोई दोस्त नहीं है। मैं ओमान हूँ और आप मेरे साथ हैं।
नतीजा ये हुआ कि आज 40 साल में मैंने कोई कत्ल होता नहीं देखा, कोई चोरी नहीं हुई, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं वो वहां कायम हो गया। जी आमिर अली खान साहब, लास्ट कमेंट्स। ये जैसे एक बात कही, सोशल जस्टिस बहुत ज़रूरी है, और मेरी जो अगली तरमीम आ रही है उसमें मेरी एक क्वेश्चन है कि अगर आपको 3 महीने की इंटेरोगेशन के बाद पता चलता है कि ये बंदा गिल्टी नहीं था या ये कसूरवार नहीं था, तो उसके लिए फिर क्या वो इदारे रिस्पॉन्सिबल भी होंगे कि जो उसे 3 या महीने जिस और मरहले से वो उसकी गुजरेगा, family को- या मरहले जिस से मरहले से गुजरेगा, वो गुजरेगा, उसका उसकी खानदान फैमिली गुजरेगा, गुजरेगी, उसका खानदान गुजरेगा। आप उसके लिए आपके पास कोई उनके लिए भी कोई दुआ है? और जैसे जावेद साहब ने कहा सुल्तान अल काबूस का जिक्र, सुल्तान अल काबूस ने एक ही काम किया, उसने अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को, अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हर तरह से अपने आप को इम्पार्शल कर लिया, और सुल्तान काबूस ने खाली तेल से तरक्की नहीं की। ये बात मैं बताना चाहता हूं कि ये नहीं है कि ओमान के पास बहुत ज्यादा तेल के रिजर्व्स हैं, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है कंपैरेटिवली, बट उनका सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी इन देयर पॉलिसी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो हमारे पैनल की जो मुश्तरका राय है, जिसको हम बाद में रिकमेंड भी करते हैं एज यानी पाकिस्तान टुडे और थिंक टैंक, वो ये है कि पाकिस्तान में जब तक तमाम लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा, एक दफ़ा पाकिस्तान बनाने के लिए ज़ाती छोटापन उससे निकल के तमाम लोगों को इस पाकिस्तान की तरक्की में शामिल करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इख्तलाफ राय करने वालों को सजाएं दिलवाना और इसके अमेंडमेंट करने से पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।